नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखित कहानी अपनी वापसी भाग दो। तो ये कहानी शुरू करते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा क्या उसकी अकेले की है? टप टप आंसू गिरने लगे। सभी बैठे थे कमरे में। बच्चों के सामने ही लताड़ दिया। उसकी सोच को नकारात्मक साबित कर बच्चों के मन में एक तो पहले ही उसकी परवाह नहीं, तनिक दिखावे की लाजली हाथ शेष है, वो भी जाती रहेगी। रात बहुत कोशिश की बगैर कंपोज के नींद आ जाए। बड़ी देर तक करवटें बदलते रहने के बाद गोली गटकनी ही पड़ी। लगता कि हरीश घड़ी तो घड़ी उसके पास आकर बैठ जाएं, हौले से माथे पर हाथ रख दें, शर्तिया उसे कंपोज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती। आजकल ठीक उल्टा हो गया। पढ़ने से डरने लगी। पढ़ते रहो, आंखें जलने लगेंगी, माथा टनकने लगेगा, मगर नींद नींद कोसों दूर खड़ी ठहाके भरती रहेगी, उपहास उड़ाती। हरीश कमरे में नहीं है तो जरूर नहान घर में होंगे। अनुमान सही निकला, वे नहान घर में ही थे और दाढ़ी बनाने की तैयारी में ब्रश भिगोते दिखे। वो दरवाजे पर पहुंची नहीं कि शीशे में उसकी प्रति छवि देख तपाक से बोले, गुड मॉर्निंग मैडम। प्रत्युत्तरों में फीकी सी मुस्कुराई। भापने की कोशिश की कि क्या शीशे में से हरीश ने उसकी अनमनाहट पर गौर किया। जो छवि उन्होंने शीशे में देखी उसका उखड़ापन पकड़ में नहीं आया। बस गुड मॉर्निंग मैडम कहकर रह गए। वह न दिखी हो, कोई पड़ोसी दिख गया हो जैसी औपचारिकता। अगले ही पल उसकी उपस्थिति से कट किस व्यस्त भाव से गालों पर साबुन का झाग फैलाने में तल्लीन हो गए। उसे बुरा लगा। दाढ़ी कहीं भागी जा रही। एक मिनट मुड़कर उसे नहीं देख सकते? मुड़कर न सही, शीशे में ही दोबारा देख लेते। वो चाय पर क्यों नहीं आई ये जानने की कोई उत्सुकता नहीं। ब्रश घूम रहा है, ठुड्डी, गला, कनपट्टियां। अरे हाँ, याद आया, उस खूसट के यहाँ आज शाम डिनर पर चलना है ना। चलो याद आया। याद दिलाने ही आई थी, गुस्सा ताक पर रखकर। कहीं ऐसा ना हो दफ्तर निकल जाएं और वहां जाने की बात याद ही ना रहे। कई दफे ऐसा हुआ। उसने सोचा कि हरीश को याद रहेगा, फोन भी नहीं किया। पता चलता वो तैयार बैठी प्रतीक्षा करती रही और आप चले आ रहे हैं डिनर विनर खाकर। शकुन ऐसा हुआ कि वो क्लाइंट का मूड आ गया कि खैबर में चलकर डिनर करते हैं। मैं क्यों तैयार होकर बैठी थी? तुम, माय गॉड, वाई एम सॉरी शकुन, एकदम भूल गया। उसके साथ जाने के अवसरों को कैसे भूल जाते हैं? रेनी के फैशन शो नहीं भूलते। शायद उसके साथ जाने वाली बात न उन्हें महत्वपूर्ण लगती है न सुखद। ऐसे मौक़ों पर अक्सर शिकायत उससे ही होती है। जब वो जानती है कि वे सारे कार्यक्रम भूल जाते हैं तो उन्हें एहतियात फ़ोन पर स्मरण क्यों नहीं करवाती। अब वह नहीं समझेगी तो कौन समझेगा कि वे कितने कितने व्यस्त रहते हैं। दिमाग एक साथ 50 ट्रैक पर चलता रहता है। सोचो शकुन, मैं अकेला क्या क्या करूं और क्या क्या याद रखूं। अब तो ऐसी झिक झाक जाने में उसे दिलचस्पी नहीं रही। उछाला ही मर गया। दूसरों के पतियों को देखकर और कुढ़ती। कोठारी इस उम्र में भी हर जगह बीवी को बगल में दबाए किशोर किशोरियों से चिपके घूमते हैं। कितनी बड़ी पार्टी हो, कितने ही लोग हों, बीवी के कंधे से हाथ नहीं हटता एक क्षण के लिए भी। इनसे कहो तो जनाब में बंदूक से छोटी छोटी गोली से छलनी कर देंगे। मोहब्बत भी साली कोई दिखाने की चीज़ है। दिखाने की चीज़ नहीं होती तो पहले कैसे कमर में हाथ डाले, सटाए चिपकाए समुद्र तट पर घूमते रहते थे। कितने बजे बुलाया उस खूसट ने? खूसट बेहुदा विशेषण। औरों को पहनाने का बहुत शौक है। तुम्हारी चुप्पी से अब ऊब होने लगी है। मुंह क्यों सिल लेती हो?
आ गए ना अपनी असली औकात पर। उब तो होगी ही, अब पहले जैसा सुख देने की सामर्थ्य जो नहीं रही है उसमें। करारा जवाब देने को जी तिल मिलाया, जवाब पिए रही, असंतोष के उद्वेग को भी सामने कतई नहीं विलगित होना चाहती। वे आंसू जो कभी होठों पर मोती से झेल लिए जाते थे, अब परनाले से बहते रहते, कोई अंतर नहीं पड़ता। 8 बजे पहुंचना है, मुड़ ली वहां से हट जाने को। बच्चों का कार्यक्रम तय कर लिया। कल उनके सामने ही तो फोन आया था मेजर का। रेनी से बात भी हुई थी अंकल की। ठिठक कर जवाब दिया, ज़्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं, संभालना मुश्किल हो रहा। कमरे में पहुंचकर बुक्का फाड़कर रोना चाहती है, जैसे वह एकदम से अनाथ हो गई हो। ये कमबख्त दीनू कहाँ मर गया। कमरे के भीतर नहीं हो पाई कि झम्म से हरीश का झुंझलाया स्वर कंधों पर कूदा। अमृत की डाल झकझोरते काले लंगोर सा। कपड़े तैयार करके रखे कि नहीं बेवकूफ ने, भेजो जल्दी उसे, मैं नहाने जा रहा। शावर की सू शुरू हो गई। नहान घर का दरवाजा बेआवाज बंद हो गया। विचित्र संयम है। दीनू कहाँ मर गया कमबख्त, कहीं बाजार तो नहीं चला गया। आजकल मैगी उसे बाहर के कामों में खूब दौड़ाने लगी। कितनी बार समझाया, सुबह सुबह उसे किसी अन्य काम के लिए ना भेजा करे। याद आया सहसा रेनी को बटर में ही ऑमलेट खाना है, सो दीनू को बटर लाने के लिए सोसाइटी दौड़ाया होगा मैगी ने। वही कपड़े निकाल दे, दीनू नहीं है तो क्या हुआ। पाँव राहदरी में ठमक गए। दीनू ने कपड़े नहीं निकाले तो दीनू को आवाज़ लगाने की बजाय उससे साधिकार कहा जा सकता है कि शकुन, जरा मेरे कपड़े निकाल कर रख दो। जब दीनू नहीं था तब कौन निकालता था कपड़े, कौन करता था जूतों पर पॉलिश, पहनाती तक अपने हाथों से थी। तब वक्त और था, उसके बगैर चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाते थे। शकुन शकुन की रट रहती, जैसे देह वे देह की दोनों बाजू। वह हरीश के कमरे के सामने पहुंचते ही दीनू टकरा गया, जानते हुए भी वह कहाँ गया है। उसने डांट लगाई, सुबह सुबह कहाँ गायब हो जाते हो, जानते नहीं साहब को जल्दी होती है। जी जरा सोसाइटी तक, आइंदा ख्याल रखना, बिना मक्खन के रेनी मर नहीं जाएगी। समझ नहीं पाई कि एकाएक उसे क्या हो गया। कुछ देर पहले खिसियाई पूछी रुआसी हो रही थी और इस वक्त उसके दिमाग की नसें तनाव में खिंची फटने को हो रही। रक्तचाप कभी एकदम नीचे आ जाता है तो कभी एकदम से ऊपर। हालांकि जब पहले की अपेक्षा वो काफ़ी स्वस्थ है। मेजर के सुझावों पर उसने पूरी निष्ठा से अमल करना शुरू कर दिया है। उठते ही पानी पीती है, टहलने जाती है, उधर अपनी योग की कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया है। एलोपैथिक दवाइयाँ एकदम बंद कर दी। पिछले दिनों घुटनों में तकलीफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। मेजर उसे कैंपस कॉर्नर के प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर जरूवाला को दिखाने ले गए। उन्हीं से दवा ले आई, काफ़ी फायदा हुआ। मेजर तकरीबन रोज़ फ़ोन करके उसके घुटनों के दर्द के बारे में पूछ लेते हैं। पूरे दिन में वही एक सुखद घड़ी होती है। मेजर की अपनी बारे में इतनी चिंता अच्छी लगती है उसे। हताश फीकी बेस्वाद जिंदगी में, अवहेलनापूर्ण उपेक्षित दिनचर्या में, जैसे वे प्राणों में ऊर्जा के स्फुलिंग फूंक देते हों। वर्तमान से पूर्णता कटी हुई वह कुछ क्षण ही सही जीने लगती है, जीना चाहती है। एकाएक तनाव स्खलित होने लगा। मेजर की पार्टी में जाना है और उसे अनर्गल कुछ भी नहीं सोचना। कोलाबा का मिलिट्री क्षेत्र, अंग्रेजों के जमाने का मेजर का पुराने आकार प्रकार का खपरेलों वाला खूब बड़ा खुला सा बंगला। बंगला के चारों ओर से घेरे चौकोर लॉन, घर को अपनी बलिष्ठ भुजाओं में समेटे हुए सा। पार्टी का आयोजन बाएं लॉन में था। वर्दियों की गर्मी को ढोती सकून भरी गहमा गहमी अच्छा लगा। सेना की पार्टियां उसे बड़ी सलीकेदार और जीवंत लगती हैं। उन्हें अपनी अहमियत के साथ साथ दूसरों की अहमियत को जीना भी आता है। कोई कटकर खड़ा नहीं रह सकता। अलमस्ती भरा वातावरण आहिस्ता आहिस्ता खींचकर सभी को अपने में शरीक कर लेता।
ऐसे में उसकी अलग थलग बने रहने की जिद कायम नहीं रह पाती। मेजर की व्यस्तता, अति व्यस्तता अनिवार्य थी, लेकिन जैसे ही उन पर नजर गई स्वागत का स्रोत फूट पड़ा। उस पर से तो दृष्टि हटाए नहीं हटी, टकटकी बंद गई। वह संकुचित होने लगी। किसी के देखने में कुछ ऐसा होता है जैसे वो अपने आप को उसमें समोए ले रहा हो, पिए ले रहा हो। ताल तरंगों का आमंत्रित करता सा चुंबकीय आत्मघाती आकर्षण, सिरन से मीठी तीखी धार सनसनाती सी देह को गुदगुदा गई। आई नो यही होने वाला था। अंकल मामा को देखेंगे तो बस अब देखते ही रह जाएंगे। रिनी ने मेजर के कंधे को से टिककर अपने कंधे उचकाते हुए टिप्पणी की तो मुग्ध मेजर अपने से उबरकर बुदबुदाए, कौन नहीं होगा अंकल, मैं और पापा तो मामा को देखकर बेहोश होते होते बचे। सच कहूँ अंकल, मुझे तो मम्मी से जलन हो रही। रिनी ठुनकी, आज पार्टी में मेरे चांस गए। सो तो है बेटे, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। मेजर ने सहानुभूति से उसे चपत लगाई। सुनकर वह लजा गई। रिनी के बोलने में उसे आज अन्य दिनों की भांति बेहयापन नहीं लगा, नहीं छिछलापन। हरीश ने मेजर का हाथ अपनी मुट्ठी में भर लिया और शरारत से आंख दबाकर चुटकी ली। यार, तुम अपना तबादला अस्थायी रूप से बम्बई ही करवा लो। भाई, मैं तो तुम्हारी सोच के गम खा लेता हूँ, वरना नौकरी छोड़ दूँ, शहर न छोड़ूं। मेजर ने जवाब में चुटकी ली तो सभी मिनटों तक ठहाकों में घिरे रहे। परिचयों की कड़ियां जुड़ती चली गईं। वो मिसेस राठौर से आज की पत्र पत्रिकाओं की बढ़ती हुई मसालेबाज प्रवृत्ति को लेकर उलझ गई। उनका कहना था पत्र पत्रिकाओं का अब एकमात्र उद्देश्य बिक्री बढ़ाना, पैसे कमाना रह गया है। उन्हें मूल्यों से कोई मतलब नहीं। अखबार जो किसी जमाने में जन सामान्य के अभिव्यक्ति का मंच हुआ करते थे, अब नहीं रहे। उसका जवाब था, अखबारों या पत्र पत्रिकाओं में इस प्रवृत्ति के विकसित होने में 100% हाथ जन सामान्य की दूषित छिछली अभिरुचि का है। वे अपने यथार्थ से पलायन चाहते हैं, इसलिए वे रोमांचक कहानी पढ़ना चाहते हैं, चटपटा पढ़ना चाहते हैं जो केवल यथार्थ से राहत दिलाए। फिर जो पाठक चाहेगा वही तो पत्र पत्रिकाएं देंगी। आखिर वे अखबार छापते किसके लिए हैं? न खरीदे लोग ऐसे अखबार। फिर देखिए, नहीं, ये विदेशी ट्रेंड अपनाने का नतीजा है। मिसेस राठौर ने प्रतिवाद किया। एक्सक्यूज मी, दखल देते निकट मेजर आ खड़े हुए। झुककर उसकी कानों में फुसफुसाए, कहाँ फंसी हो? वहां पकड़कर खींच ले गए उसे महिला मंडल से बाहर। कुछ देर तुम्हारे साथ एकांत में बैठने का मन है। वो इस आग्रह से पता नहीं क्यों उदास हो आई। कहाँ? वे इधर उधर दृष्टि घुमाकर एकांत तलाशने लगे। उधर चले। एकांत शब्द में सैकड़ों सैकड़ों पंख हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाई नाप लेने की सामर्थ्य भरते पंख। पंख टटोलने को उसके अपने कंध को छुआ। चलिए, उसने जैसे अपनी मर्जी को उनके संकेतों पर छोड़ दिया। कितना अरसा हो गया है मेजर से एकांत में बातें किए हुए। आते हैं तो सबकी मौजूदगी में वे अकेले नहीं हो पाते। वो भीतर ही भीतर कसमसाती रहती है उस संग के लिए जहाँ वे सिर्फ दो व्यक्ति हो सके, अपने अपने घरों से निकलकर एक दूसरे की सुन सके। बहुत कुछ दबा पड़ा है जेहन में, उन्हें सुनाना चाहती है। विश्वास है मेजर उसकी पीड़ा को महसूस कर सकेंगे। उनके अतिरिक्त किसी से कुछ भी तो नहीं कर सकती। लोग यही समझते हैं कि उसका सफल दंपति दूसरा नहीं, असत्य। कितनी तन्हा खड़ी है उम्र के इस मोड़ पर, जहाँ न वो पत्नी रही है, न बच्चों की माँ, न जीवंत वजूद। बैठो, लाओ वो थम्सअप का गिलास दे दो। क्यों? मैं तुम्हारे लिए वाइन बना के ले आता हूँ। अरे नहीं, वह सकुचाई। गिलास दो तुम। उन्होंने गिलास साधिकार उसके हाथ से ले ही लिया और बाग की ओर बढ़ गए। नानुपुर एकदम बहाना था।
बहुत पहले से उसका मन हो रहा था कि वह थम्स अप में थोड़ी सी रम मिलवा ले, लेकिन अपने आप कहे किससे? कोई मन को पढ़कर जबरदस्ती गिलास पकड़ा दे तो बात और होती है। अपनी इच्छा को बहाना मिल जाता है कि फला का आग्रह है तो कैसे टाले। फिर यहाँ तो बात ही और है। अधिकांश अधिकारियों की पत्नियों ने कुछ न कुछ ले रखा है। जब वह थम्स अप ले रही थी, सुनीता श्रीमती मेजर ने उस पर कटाक्ष भी किया। दकियानूस मत बनो, मैंने तो सोचा था अब तक तुमने पार्टी के तौर तरीके सीख लिए होंगे और अपने गंवई गांव से बाहर निकल आई होगी, मगर देख रही हूँ मामला आगे नहीं बढ़ा। वो प्रतिक्रिया में हौले से मुस्कुरा भर दी। बुरा नहीं लगा उसका कटाक्ष। सभी का यही अनुमान हो सकता है। व्यापारी वर्ग के विशेष रूप से मनोरंजन यही होते हैं, दिखावटी तमीज और तहजीब भी। लो चेयर्स करो। मेजर ने गिलास उठाया। घूंट भरते हुए दोनों ने दरमियान अपने अपने भीतर गुम हो जाने की हद तक चुप्पी आदुब की। कैसे बात शुरू की जाए? एकांत पाने की कामना कितनी प्रतीक्षित थी, और जब वो एकांत उनके दरमियान है, अचानक बातों का सिरा ही कहीं गुम हो गया। वो तो ठीक है, किंतु सदैव बोलते रहने वाले मिजर भी मौन है। दृष्टि बेमतलब उठी और कनखियों में लॉन की गहमा गहमी में भटकने लगी। हरीश कर्नल बत्रा के साथ बैठे रमी खेलने में तल्लीन दिखाई दिए। रिनी डांस के गोल में थिरकती रूसी बैला की किसी कुशल नर्तकी सी सबसे अलग लयात्मकता के साथ झूमती दिखी। शकुन समझ ही नहीं पाई कि मेजर ने एक लंबा निश्वास भरा या उसे पुकारा। कोई पुकारता भी नहीं, पर अनायास ऐसी अनुभूति होती है जैसे किसी ने पुकारा, मगर ये उसका भ्रम नहीं, मेजर ने उसे सचमुच पुकारा था। वे बोल रहे थे, मैं इस दरमियान बहुत टूटा हूँ शकुन, बहुत मरा हूँ, बहुत सहेज के रखा है मैंने अपने को, यही सोचकर कि सुनीता को मेरी ज़रूरत न सही, आदिम और करुणा को तो है। सुनीता? वो अविश्वास से चौंक पड़ी। उसने गर्दन उठाकर मेजर का चेहरा देखना चाहा। अंधेरे ने उनके चेहरे को अपने अंक में डुबोकर उन्हें मात्र आकृति के आभास में बदल दिया। या दुख से कातर उन्होंने स्वयं अपना चेहरा छिपा लिया। वे बोलते ही जा रहे थे। उसकी एक हथेली उनकी मुट्ठी में भिजाई। लगता है उसने जिंदगी को सोचना अधिक शुरू कर दिया। जीना खान, जीने की कृपणता में वो मरती जा रही। पता नहीं कैसे पहले वाली सुनीता अब संशय, विरक्ति, उपेक्षा और स्वार्थ की प्रतिमूर्ति बन गई। बहुत निकालने की कोशिश करता हूँ, अपने खोल से बाहर आना ही नहीं चाहती। अपने में सिमट कर वह अपने से बाहर कुछ भी नहीं सोच पाती। प्रौढ़ता को उसने हताशा की खोह बना लिया है। सोचती है कि उसके जीने के दिन चूक गए। नहीं समझती कि उम्र के हर मोड़ का अपना रंग होता है, ऊष्मा होती है। उसे जीने की, जी लेने की ललक तो उसके भीतर होनी चाहिए। ललक को हम जबरन मार डालेंगे तो सिवाय जड़ता के हमारे पास शेष क्या बचेगा? उसने अपने चारों ओर जड़ता की दीवार खड़ी कर ली है। मैं इस जड़ता से ऊब चुका हूँ शकुन, ऊब गया हूँ मैं। बच्चे तक उससे कट गए, उससे दूर दूर रहते हैं। मेरा कहीं निकल भागने को जी चाहता है। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जी नहीं पा रहा। लगता है एक और भयंकर युद्ध हो पाकिस्तान के साथ और मैं बचकर ही ना लौटूं। उसकी गर्दन भींग रही थी। मेजर का चेहरा बेचैनी से कसमसा रहा था। थर्राते हुए होठों से झड़ते गीले गीले से शब्द उसके कंधों पर पिघले हुए मोम से टपक रहे हैं। ये मेजर का चेहरा है या हरीश का? वो अपने ही बारे में नहीं सुन रही। चाहती है हौले से उस चेहरे को थपथपा दे, बालों में उंगलियां फिरा दे, लेकिन कैसी तसल्ली देना चाहती है वो? क्या बढ़ा सकती है वो खुद कितनी कृपण्य है, बंद, अपने में सड़ी हुई। नहीं नहीं, मैं जीऊंगी। उसके होठों पर अनायास बुदबुदाहट फूटी। कहानी समाप्त। कहानी सुनने
और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।